शेखर और सुनीता दोनों अपूर्वा कॉलोनी में रहते थे। उनकी दो बेटियां थीं जिनका नाम पूजा और कीर्ति था। शेखर बीमार होने के कारण घर पर ही रहता था और दवाइयां लेता था। सुनीता भी घर पर रहकर अपने पति और बच्चों की देखभाल किया करती थी। बड़ी बेटी कीर्ति नौकरी करती थी और परिवार चलाती थी। वो बहुत कंजूस थी, 1 रुपया खर्च करने के लिए भी बहुत सोचती थी। एक दिन वो अपने पापा के साथ अस्पताल जाकर घर लौटी। शेखर और सुनीता ऑटो से उतरकर घर के अंदर चले गए। तब ऑटो वाले ने कहा, 240 रुपए हुआ है। कीर्ति को यकीन नहीं हुआ तो मीटर देखा। ऑटो वाले ने सही बताया था। फिर कुछ हिसाब लगाकर कीर्ति ने ऑटो वाले को 180 रुपए दिए। वो चौंक गया। क्या मैडम, मीटर 240 रुपए दिखा रहा है और आप 180 रुपए दे रही हो? हाँ, हिसाब से तो इतना ही हुआ। कौन सा और कैसा हिसाब? ऑटो में कितने लोग आए थे? 4। मीटर कितना दिखा रहा है? 240 रुपए। तो उस पैसे को 4 हिस्से में बांट लो। एक आदमी का 60 रुपए होगा। फिर हम 3 लोग आए ना, 180 रुपए। ठीक है तो है। अब तुम अपने हिस्से का पैसा जोड़ लेना तो अच्छा होगा। ये सुनकर ऑटो वाला हक्का बक्का रह गया। उसने कीर्ति से बहस की और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति ने उसे 1 रुपया भी और नहीं दिया। पहले बता दिया होता तो मैं आप लोगों को अपने ऑटो में बैठने ही नहीं देता। ठीक है तो फिर रुको, हम आते हैं अभी, फिर से वहीं छोड़ देना। मोल भाव करके ही बैठेंगे। मैडम, आपको मेरा बड़ा नमस्कार। मैं फिर कभी आपके आसपास भी नजर नहीं आऊंगा। हाँ नहीं तो। ऐसा कहकर वो अपना ऑटो लेकर चला गया। कीर्ति उसे देखकर, पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी है। फिर वो अंदर चली गई और सोफे पर बैठ गई। तभी उसकी बहन पूजा उसके पास आई। दीदी, आज संडे है और आपके ऑफिस की छुट्टी। मैं कितने दिन से कह रही हूँ, मुझे फिल्म दिखाने ले चलो ना प्लीज। कीर्ति ने पूजा की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अखबार पढ़ती रही। लेकिन पूजा तुरंत समझ गई कि वो ना सुनने का सिर्फ नाटक कर रही है। माँ, यहाँ किसी के 10 रुपए पड़े हैं। ये सुनकर तुरंत, वो मेरे हैं, मैं ही भूल गई थी, मुझे दे दो। जब तुम्हें चाहिए होंगे मैं दे दूंगी। लाओ दो। पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ना है। पूजा हंसने लगी और कीर्ति का चेहरा लटक गया। मैंने जब फिल्म के बारे में पूछा तो सुनाई नहीं दिया, पैसे के बारे में कैसे सुन लिया? बोलो। ठीक है पूजा, ये आखिरी फिल्म है, लेकिन अब 1 साल तक फिर से फिल्म के लिए मत बोलना। ठीक है। दोनों बहनें तैयार हो गई। मम्मी पापा को बताया और सड़क पर आकर ऑटो ढूंढने लगी। पूजा ने उस तरफ आ रहे एक ऑटो को रोका तो ये वही ऑटो वाला निकला जिसे कुछ समय पहले कीर्ति ने बहस की थी। मूवी थिएटर चलना है। बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही उसने कीर्ति को और कीर्ति ने उसे देखा, बस फिर क्या था, पैसा कमाना इतना आसान थोड़े ही है ना? ऐसे ही उसने अपना ऑटो लिया और वहां से निकल गया। पूजा हंस पड़ी। पूजा, अगर हम पैदल चलकर भी जाएं तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। पूजा ना नहीं कह पाई। कीर्ति के साथ चलते हुए रास्ते में उसने आइसक्रीम देखी। दीदी, एक आइसक्रीम प्लीज। पता है, वो एक गंदी सी लकड़ी के डंडे पर बर्फ डालते हैं और उस पर कुमकुम का पानी डालकर आइसक्रीम बनाकर बेचते हैं। अगर हम इसे खाएंगे तो हमारे दांत सड़ जाएंगे और मसूड़ों में दर्द होने लगेगा, जीभ भी सूज जाएगी। पता नहीं है, मैंने तुम्हारे बारे में जानकर भी क्यों पूछा आइसक्रीम के लिए। गलती मेरी है। कुछ भी मांगो तो तुम तब तक बोलती रहोगी जब तक मुझे उस चीज से नफरत ना हो जाए, और आखिर में कहोगी पैसे कमाना इतना आसान थोड़ी है। सुनकर कीर्ति मुस्कुरा दी और दोनों चलते चलते थिएटर पहुंच गई। वहां टिकट बुकिंग काउंटर पर, मूवी टिकट देना। एक टिकट 150 रुपए का है, आपको कितने चाहिए? बस ये सुनते ही कीर्ति पूजा की तरफ दौड़ी। क्या हुआ दीदी, क्या टिकट नहीं मिल रहा? मिल रहा है, एक की कीमत 150 है। ये मल्टीप्लेक्स है ना, ऐसे ही होगा ना। देर हो रही है, जाओ जल्दी से टिकट खरीदो, जाओ। 300 रुपए खर्च करने का कीर्ति का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपनी बहन की खातिर टिकट लेना ही होगा। मन मारकर काउंटर पर जाकर, देखो भाई,
मैं बड़ी हूँ तो मेरा पूरा टिकट दे दो, लेकिन मेरी बहन छोटी है, उसका तो आधा ही टिकट लगना चाहिए, इसलिए 150 और 75 रुपए मिलकर 225 रुपए होते हैं, है ना? ये सुनकर काउंटर में बैठा आदमी चौंक गया और तुरंत बोला, आंटी ये बस नहीं है और नई ट्रेन है, ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है, यहाँ कोई आधा टिकट नहीं होता, प्लीज। मुझे आंटी बुला लो चलेगा, लेकिन प्लीज मुझे आधा टिकट दे दो। अगर आप फिर से आधा टिकट मांगोगी तो मैं इस मल्टीप्लेक्स की छत से कूदकर मर जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। सुनकर कीर्ति फिर पूजा के पास गई। पूजा रेस्टलेस होकर पूछने लगी, अब क्या हो गया? लाई नहीं टिकट? लगता है वो आधा टिकट नहीं देगा। दीदी छोड़ो, मूवी देखने का मन नहीं कर रहा मेरा, चलो चलते हैं। अरे बहन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रुको मैं जाती हूँ और अभी टिकट खरीद लेती हूँ, इमोशनल मत हो। वो जैसे ही मुड़ी तो देखा कि सभी शोज के लिए हाउसफुल का बोर्ड लग चुका था। ये देखकर कीर्ति अंदर ही अंदर बड़ी खुश हुई और खुद से बोली, वाह मेरे 300 रुपए मेरे पर्स में ही है, उन्हें पंख नहीं मिले, पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ही है। ऐसे ही सोचकर उसने पूजा की ओर देखा। पूजा कुछ नहीं बोली। दोनों सड़क पर चलने लगे। रास्ते में उनके सामने एक भिखारी आ गया। कीर्ति को देखकर भिखारी, आप तो लक्ष्मी देवी और दानवीर कर्ण की बहन की तरह लगती हो, मुझे कुछ पैसे देने की कृपा करो मुझ पर, मैं गरीब हूँ। मेरे पास छोटे पैसे नहीं है अभी। मेरे पास है, मुझे बताओ आपको कितना चाहिए। सुनकर पूजा हंस पड़ी और कीर्ति, ऐसा नहीं है, मैं पैसे घर पर भूल गई हूँ, अभी मेरे पास ना सिर्फ कार्ड है। चलेगा, मेरे पास जीपे फोन पे सब है, मैं अपना नंबर देता हूँ, आप पैसे ट्रांसफर कर दो। सुनकर कीर्ति चौंक गई और पूजा खिलखिला पड़ी। ओ लेकिन मेरे फोन में बैलेंस नहीं है ना। मेरे पास स्वैपिंग मशीन है, बताओ आप कितना दोगी। ये सुनकर कीर्ति दंग रह गई और पूजा हंस हंस के लोटपोट हो गई। कीर्ति को लगा कि जब तक वो उस भिखारी को कुछ देगी नहीं, वो जाने वाला नहीं है। उसने तुरंत अपना पर्स खोला और भिखारी को 1 रुपया दे दिया। पैसे कमाना इतना आसान थोड़ी ना है। वो भिखारी उस 1 रुपए को और कीर्ति को बार बार देखता रहा और सोचने लगा, बड़ी कंजूस और लालची लड़की लगती है, इसने सिर्फ 1 रुपया दिया। चेहरा तो देवी लक्ष्मी की तरह चमक रहा है, लेकिन उसका दिल लालच और कंजूसी से भरा है। बड़ी आई, इतना बढ़िया सा हैंडबैग लेकर घूमने वाली। फिर वो कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। कीर्ति और पूजा पैदल चलकर घर आए। पूजा ने घर जाकर कीर्ति के दान और भिखारी के बारे में बताया तो माँ भी हंसने लगी। हंसना है तो हंस लो, लेकिन बात तो सच है, पैसा कमाना इतना आसान थोड़े ही है कि नहीं? फिर एक दिन एक भिखारन कीर्ति के घर आई और कुछ मांगने लगी। दे दो, इस भिखारन को कुछ तो दे दो। ये देखकर पूजा ने उसे एक साड़ी दे दी। ये देखकर भिखारन खुश हो गई और दुआएं देती हुई जाने लगी। खूब अच्छे घर में शादी हो। ऐसे ही दिन बीतते रहे। कीर्ति बिल्कुल नहीं बदली, उसका तकिया कलाम वही रहा। पैसे कमाना इतना आसान थोड़े है। गुना नामक गांव में अंजया और दामिनी नाम का एक जोड़ा रहता था। वे खेती करके अपनी 2 बेटियों की देखभाल कर रहे थे। बड़ी बेटी का नाम हासिनी और छोटी का नाम रोहिणी था। दोनों बहनें जरूरी सर्टिफिकेट्स के साथ अपने कपड़े लोहे की पेटियों में व्यवस्थित करती हैं। वे लोहे की पेटियां लेकर हॉल में आती हैं। रोहिणी, माँ और पापा अभी तक नहीं आए। हमें तो 8 बजे की बस पकड़नी थी, तभी हम समय पर कॉलेज पहुँच सकेंगे। देर हो गई। पैसे के लिए मम्मा पटेल के घर गई और पापा खेत। आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ऐसे ही जब दोनों बेटियां बात कर रही थी, अंजया खेत से आया और दामिनी पटेल के घर से। दामिनी हासिनी को पैसे देती है और फिर वे उस गांव के बस स्टॉप पर आते हैं। वहां एक बस आई और वो दोनों उस बस में चढ़ गई। बस जाकर अगले बस स्टॉप पर रुकती है। सिर पर लोहे की पेटियां लिए हासिनी और लंच बॉक्स लिए रोहिणी बस से नीचे उतरती हैं और यहाँ वहां देखती हैं। कुछ दूरी पर उन्हें मेट्रो स्टेशन दिखाई देता है। वहां उस बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत भी बैठी होती है।
तभी उन्हें देखकर एक ऑटो वाला उनके पास आता है। ऑटो वाले को अपनी ओर आते देख दोनों बहनें डर जाती हैं। ये क्या, हमने तो उसे नहीं बुलाया, लेकिन वो आदमी यहाँ क्यों आ रहा है? उसे आने दो, देखते हैं क्या कहता है। घबराने की कोई बात नहीं। मैडम, आपको ऑटो चाहिए क्या? हमारे पास ऑटो खरीदने के लिए पैसे नहीं है भैया। अरे नहीं नहीं, मैं ऑटो बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप बताएं आपको कहाँ जाना है तो मैं आपको छोड़ दूँ। हमारी जान पहचान के लोग आने वाले, आप जाओ। बिना एक शब्द ज्यादा बोले वो ऑटो वाला वहाँ से चला गया। फिर वो दोनों बुढ़िया के पास जाती हैं जो बस स्टॉप पर बैठी होती है। नमस्ते दादी, आप कैसे हो? क्यों बैठे हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, मुझे बीपी और शुगर नहीं है और कल रात पेट में दर्द भी नहीं हुआ, इसीलिए आज सुबह मैं अच्छी हूँ और ना ही मुझे दिल का दर्द हुआ। वो जवाब सुनकर दोनों बहनें हैरान रह गई और एक दूसरे को देखने लगी। देखो दादी। अरे वाह, तुम्हें देखूं क्या, तुम तो एक गुड़िया की तरह खूबसूरत हो। हमें अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज जाना था। हाँ तो चली जाओ, मैंने तुमको कहाँ जाने से रोका है? क्या आप हमें बता सकती कैसे जाना है वहाँ? तुम किसी भी तरह जा सकती हो। अगर तुम्हारे पैर सही हैं तो पैदल ही चली जाओ। अगर तुम्हारे पास 30 रुपए हैं तो मेट्रो ट्रेन पकड़ लो। अगर गांठ में 50 रुपए हैं तो तुम लोकल बस से जा सकती हो। अगर तुम्हारे पास 70 रुपए हैं तो ऑटो से, और अगर 100। ऐसी बात नहीं है दादी, क्या हम इस रास्ते से होकर अनामिका कॉलेज जा सकते हैं? ये बता दीजिए। इस रास्ते से तुम नहीं पहुंच सकती, इस रास्ते पर चलकर पहुंच सकती हो। तब दोनों बहनों ने सोचा कि अब उस बूढ़ी औरत से और बात करना अच्छा नहीं होगा, तो दोनों मेट्रो स्टेशन पर आ गई। पर दोनों एस्केलेटर की तरफ देखकर घबरा जाती हैं। वे नहीं जानती थी कि उस एस्केलेटर पर कैसे चढ़ना है। जब वे इस असमंजस में थी तो एक व्यक्ति आया और एस्केलेटर पर खड़ा हो गया। फिर क्या था, एस्केलेटर उसे उठाकर ऊपर ले गया। ये देखकर दोनों बहनें एस्केलेटर पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। हासिनी तो नहीं चढ़ सकी, लेकिन रोहिणी चढ़ गई और एस्केलेटर रोहिणी को ऊपर ले जाने लगा। रोहिणी घबरा गई और चिल्लाने लगी, दीदी मुझे बचाओ, ये मुझे लेके जा रहा है कहीं। अरे 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 अरे, इसे रोको, मुझे डर लग रहा है। दीदी मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। ऐसे ही उससे रोती चिल्लाती देख हासिनी भी एस्केलेटर पर चढ़ जाती है। सुरक्षा गार्ड जो बाहर गया था वो तुरंत अंदर आता है और एस्केलेटर को रोक देता है। दोनों बहनें एस्केलेटर से नीचे उतरती हैं और सुरक्षा गार्ड के पास आकर पूछती हैं, तुम किस तरह के इंसान हो? क्या तुम इस तरह की चीजें रखकर इंसान की जिंदगी से खेलोगे? मैं क्या करूं बेटा, ये सभी को ऊपर लेकर जाता है। अगर ये हर किसी को ऊपर लेकर जाते तो एक दिन आपको भी ले जाएगा ऊपर। हाँ। ऐसे ही वो दोनों फिर से सड़क पर आ गए। दीदी हम 100 रुपए खर्च कर ऑटो में चले जाते हैं। दोनों साथ में ऑटो में आती हैं। अंकल ऑटो आएगा क्या? ये नहीं आएगा, मैं चलाऊंगा तो ही जाएगा। वही मतलब था, आप ऑटो लेकर जाएंगे क्या? आपको कहाँ जाना है बेटा? अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है। 100 रुपए लगेगा। दोनों बहनों ने कहा ठीक है। दोनों ऑटो में बैठ जाती है और वहाँ से ऑटो अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँच जाता है। कॉलेज पहुंचकर दोनों बहनें ऑटो से उतरती हैं। हासिनी सिर पर लोहे की पेटी लेकर कॉलेज के अंदर जाने लगती है। रोहिणी वहाँ पढ़ रही लड़कियों और लड़कों की तरफ देखती है। हर किसी ने मॉडर्न हेयर स्टाइल बनाया हुआ था और टी शर्ट जीन्स पहने हुए थे। वे सभी रंगीन फैशन के कपड़ों में थे, लेकिन दोनों बहनें पुराने जमाने के कपड़े पहनी हुई थीं और दोनों ने बालों पर नारियल का तेल डाला हुआ था और सिर पर लोहे की पेटियां ले जा रही थी। उन दोनों को देखकर वे सभी हंसने लगे। अरे दीदी, यहाँ पढ़ने वाला और कोई हमें देखकर हंस क्यों रहा है? हम क्या सर्कस के जुकर नजर आ रहे हैं उन्हें? हाँ और क्या, वो कैसे दिख रहे हैं और हम कैसे दिख रहे हैं, कितना फर्क है। तो हम तुरंत अपने आप को बदल लेंगे। हाँ। हासिनी सिर पर लोहे की पेटी लेकर प्रिंसिपल के कमरे में चली गई। ये क्या, तुम उस सूटकेस को सिर पर उठाकर क्यों ला रही हो? मानो सब्जी बेचने वाली टोकरी लेकर जा रही हो। सबसे पहले उस लोहे की पेटी को नीचे रखो। हासिनी ने लोहे की पेटी अपने हाथ में ले ली और उन्हें सारी आपबीती बताई। फिर प्रिंसिपल को एक पत्र दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है। दोनों बहनें कॉलेज से बाहर आती हैं। उन्हें वहाँ एक लग्जरी ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। फिर दोनों उसके अंदर जाती हैं।
वहाँ काम करने वाली लड़की उन्हें लोहे के सूटकेस के साथ अंदर आते देखकर एकदम चौंक जाती है। दोनों बहनों को ब्यूटी पार्लर के अंदर बड़ी ठंड लगती है और दोनों कांपने सी लगती हैं। दीदी ये क्या है? यहाँ इतनी ठंड है, बर्फ पड़ रही है क्या? ये ठंडक बर्फबारी की वजह से नहीं बल्कि एसी की वजह से है। जिस भी वजह से ठंड को कम करो, मुझसे सहन नहीं हो रही। क्या तुम दोनों घर से भागी हो या तुम दोनों ने कोई चोरी की है? नहीं, हमें अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिली है, इसलिए हम अपने गांव से यहाँ आए हैं। जी ठीक है, मुझे बताओ क्या करवाना है? क्या यहाँ सिर्फ आप ही हैं? मुझे एकदम नया हेयर स्टाइल चाहिए था। दीपा कुछ नहीं बोलती और हासिनी को अंदर ले जाती है। रोहिणी दूसरी तरफ ब्यूटी पार्लर में एक जगह बैठ जाती है और यहाँ वहाँ देखती है। आधे घंटे के बाद मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ हासिनी सामने आती है। उसे देखते ही रोहिणी कहती है, आहा दीदी तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी जाओ। दीपा रोहिणी को भी अंदर ले जाती है। आधे घंटे के बाद रोहिणी का हेयर स्टाइल भी बदल जाता है। लेकिन मजाल है कि दोनों ने अपनी लोहे की पेटियों को कहीं भी छोड़ा हो। वे दोनों अपने सिर पर लोहे की पेटियां रखकर ही शॉपिंग मॉल भी जाती हैं। वे आधुनिक कपड़े खरीदती हैं, बिल चुकाती हैं और बाहर आती हैं। हासिनी अपने सिर पर लोहे की पेटी रखे ही रहती है। दीदी मुझे भूख लगी है, क्या हम कुछ खा लें? ठीक है, वह ऐसा कहती है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहाँ बहुत ठंड होती है और वो दोनों कांपने लगती हैं। ये होटल कैसा है दीदी? ऐसा लगता है जैसे हर जगह बर्फ गिर रही है। ये शहर है ना, लगता है हर जगह ऐसे ही होता है। हम बस इसे खाना खाने तक सहन कर लें। इस बीच वेटर उनके पास आता है। टेल मी मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? दोनों बहनें थोड़ा हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे को देखती हैं और फिर वेटर को देखती हैं। मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आया, लेकिन मैं समझ गई कि ये इंग्लिश में बात कर रहा है। लेकिन अगर हम हिंदी में कहेंगे तो क्या ये समझ पाएगा? ये एक रेस्टोरेंट है मैडम, यहाँ आप अपनी इच्छा से कुछ भी ऑर्डर कर सकती हैं। मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए? हासिनी बड़ी हैरान हुई और रोहिणी थोड़ा मुस्कुराई। हिंदी में पूछने के बाद भी जब दोनों बहनें एक दूसरे का चेहरा ही ताकती रहीं, तो वेटर वहाँ से चला गया। दीदी तुम्हें अंग्रेजी आती है ना? फिर तुम एमसेट में कैसे पास हुई? हाँ, मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं आती? क्या तुम जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये होटल नहीं है और ऐसा लगता है यहाँ अपना चावल वगैरह नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं चुप रही। अच्छा, लेकिन मुझे लगा जैसे उसने कहा कि एक रेस्टोरेंट है और हमें यहाँ खाने के लिए कुछ भी मिल सकता है। हाँ, क्या कह रही हो? हाँ, उसने ऐसे ही कहा था। मैंने तुमसे ऐसा कहा ये जानने के लिए कि तुम्हें पता है कि नहीं। देखो अब मैं चावल कैसे मंगवाती हूँ। उसने ऐसा कहा और मेन्यू कार्ड को देखा। फिर उसने वेटर को बुलाया और पनीर चीज पिज्जा का ऑर्डर दिया, ये सोचकर कि वो चावल है। 2 मिनट के बाद वेटर पिज्जा लाता है और फिर चला जाता है। जब वे इसे खाने लगी तो पिज्जा काफी च्यूई होने की वजह से उन्हें खाने में तकलीफ हो रही थी। 1 घंटे बाद वो दोनों कहती हैं, लगता है यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, और वे अपनी लोहे की पेटियां लेकर वापस अपने गांव भाग जाती हैं।